हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, 6-7 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसका कुछ रीज़न था कि हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अप्रॉक्स 1 वीक हो गया जिससे मैं अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो। रीज़न यही था, थोड़ी सी हेल्थ इशू थी, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा था। तो चलिए, वो हेल्थ इशू की वजह से तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आज से अब हेल्थ ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम अपना आगे का डिस्कशन। देखिए, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का 9th पार्ट डिस्कस करें, जो कि हमारा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। ऑलरेडी इसमें हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए थे, जो कि था हमारा कोऑपरेशन, सोसाइटीज, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विस। आज हम डिस्कस करेंगे राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के अधिकार और दायित्व वाले जो क्षेत्र है उसके बारे में डिस्कस करें। ये भी हमारा क्या रहेगा, लेक्चर बाय लेक्चर डिवाइडेड रहेगा। 2 लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। जब हमारे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना स्पेशल प्रोविंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। इसके बाद हमारा एम लक्ष्मीकांत का 9th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा 9th पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना स्टार्ट करेंगे 10वां पार्ट, जो कि होगा हमारा पॉलिटिकल डायनामिज्म। पॉलिटिकल डायनामिज्म में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी हो गया, रूल ऑफ रीजनल पार्टी हो गया, इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शंस लॉ, इलेक्ट्रल रिफॉर्म, वोटिंग बिहेवियर, कोalitions गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जैसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, एंटी डिफेक्शंस लॉ क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के पार्ट 10 में। जब हमारा एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 10 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 11, जिसमें हम एक ही चैप्टर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से हमारा एम लक्ष्मीकांत भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखिए, जो हमारा वीकेंड में टेस्ट सीरीज चला करता था जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते थे, इसमें हमारा जो 4 यूनिट था, 4 यूनिट में से 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहला यूनिट था हिस्ट्री का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा यूनिट जो चल रहा था हमारा पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इन एम लक्ष्मीकांत की सीरीज का जो हम डिस्कस कर रहे थे वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे अपना जियोग्राफी, और जैसे ही एम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसका एक रिवीजन शेड्यूल, और मतलब रिवीजन सीरीज, और एम लक्ष्मीकांत की तो रिवीजन सीरीज हो जाएगी। फिर हम अपना हिस्ट्री में हम एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही सीरीज बाय सीरीज क्या करेंगे, डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे ही, और साथ के इसी के पैरेलल में जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इसी के पैरेलल में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको स्टार्ट कर देंगे, जो कि क्लास 12 की बुक है। 10th ऑलरेडी आपकी क्लास 9th और 10th की इकोनॉमी भी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 6 से लेके 12 तक की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये सारी वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और वहां से वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको ये सारे नोट्स के फॉर्म में अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन्स के लिए। अगर आपको ये सारे नोट्स के फॉर्म में चाहिए, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश मेथड में यूज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, उसमें इंग्लिश भी मेंशन है। यदि आप हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट है तो आप हिंदी में भी क्या है उसका यूज कर सकते हैं। ऊपर के साइड में जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको इंग्लिश के फॉर्म में स्लाइड मिल जाएगा, जस्ट नीचे आइएगा तो आपको वही चीज हिंदी में भी मिल जाएगा। तो आप किसी भी इस लैंग्वेज के स्टूडेंट है, आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जो कि हमारा लेक्चर 1 जिसका राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट का। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 294 और से लेकर के आर्टिकल 300 तक, यानी कि जो 6 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12, वो किसके बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी राइट्स है, अधिकार है, लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस है, लीगल प्रोसीडिंग की बात करता है दोनों के लिए, स्टेट और सेंट्रल के लिए। मतलब आप ये समझिए कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 294 से आर्टिकल 300 तक पार्ट 12 वो किसके बारे में बात करता है कि राज्य सरकार और सेंट्रल केंद्र सरकार दोनों के पास क्या है,
अधिकार है उसके रिगार्डिंग में जो मैटर्स है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लायबिलिटीज के रिगार्डिंग में बात रखी गई है। फिर देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस की बात करते हैं तो उन्हें क्या है एक जुडिशियल पर्सनैलिटी अपॉन भी दिया गया है कि मतलब जुडिशियल पर्सनैलिटी भी प्रोवाइड कराई गई है दोनों के लिए, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट के लिए हो, किसके रिगार्डिंग में, ट्रीटिंग विद द लीगल इंटेंटिज के रिगार्डिंग में। फिर देखिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके बारे में बात करते हैं, जो भी आउटलाइन फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट किसकी, जो भी प्रॉपर्टी है उसके फुलफिलमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स या रिजोल्यूशन जो भी लीगल डिस्ट्रीब्यूट्स है उसमें इन्वॉल्व होगा दोनों यूनियन और स्टेट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए। फिर देखिए बात करते हैं बाय ग्रांटिंग, जो भी लीगल स्टेटस है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार के लिए यानी कि यूनियन और स्टेट, तो उसमें जो आर्टिकल वो स्टैब्लिश करने की बात करता है किसके बेसिस फॉर द राइट्स, लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस। मतलब ये समझिए कि राइट, लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस के बेसिस पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 294 से लेकर के 300 तक में वो किसके बारे में बात करता है, एक लीगल स्टेटस देता है सेंट्रल को और केंद्र दोनों को अंडर दी लॉ। एडिशनली बात करते हैं तो ये प्रोवाइड कराने का काम करता है जो भी मैकेनिज्म है फॉर एड्रेसिंग जो कि लीगल एक्शंस है ब्राउट अगेंस्ट किसके, सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा वो इंश्योर कर सके ताकि पार्टिसिपेशन इन लीगल प्रोसीडिंग और ऑर्गेनाइज किया जा सके। मतलब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस जो एडिशनली अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल और स्टेट के विरुद्ध में या उनके द्वारा की गई कोई भी लीगल अगर एक्शन है, कार्रवाई है, तो उसको संबोधित करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया है जिससे मान्यता प्राप्त संस्थाओं के रूप में कानूनी कार्रवाई में उनकी भागीदारी को क्या करता है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। ये सारी बातें रखी गई किसमें, आर्टिकल 294 से लेकर के आर्टिकल 300 तक में। अब देखिए बात करते हैं कुछ हमारे यूनियन और स्टेट के लिए प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग में कुछ बात रखी गई। जैसे पहला आता है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार। उत्तराधिकारी के बाद आता है आपका स्टेट लैप्स एंड बोना वेकेंटिया। इस सीट का मतलब होता है भाग जाना। फिर देखिए तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा सी वेल्थ। उसके बाद कंपलसरी इक्वाइजेशंस बाय लॉ। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा किसके रिगार्डिंग में, सेंट्रल और मतलब यूनियन और स्टेट की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं सक्सेशंस यानी कि उत्तराधिकार, मतलब जो अगला सक्सेशंस कौन होगा उसका उत्तराधिकार कौन होगा उसके रिगार्डिंग में। देखिए वर्तमान के टाइम पे बात करते हैं, जो करंट टाइम पे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जितनी भी जो प्रॉपर्टी है ऑल प्रॉपर्टी या जितने भी जो एसिस्ट है यानी कि संपत्ति जो है, जो कि अगर हम बात करते हैं प्रीवियसली जो कि हेल्थ किसके डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब मौजूदा के टाइम पे यानी कि वर्तमान के टाइम पे पहले से जो भारत के अंदर भारत की जो डोमिनियन स्टेट थे या प्रांत थे या हम भारतीय रियासतों के पास जो मौजूदा जो भी प्रॉपर्टी थी या असिस्ट थी, तो वो क्या है यूनियन या संबंधित राज्य पर क्या होगा, उसका कब्जा बन गई है, मतलब उसका कब्जा क्या है बन गया है। लाइकवाइज बात करते हैं जो अधिकार यानी कि जो भी राइट्स है या लायबिलिटीज है या ऑब्लिगेशंस है अंडर द जुडिक्शंस किसके, ऑफ द गवर्नमेंट और किसके लिए, ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। मतलब इसी तरह जो भी अधिकार है या जो लायबिलिटीज है या जो दायित्व है भारत डोमिनियन या हम बात करते जो स्टेट्स हैं प्रोविजंस है या तो भारतीय राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में थे या हम बात करें जो भारतीय सरकार के क्षेत्र में थे वे अब किसके अंदर आ गए हैं, भारतीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार में क्या है उसको ट्रांसफर्ड कर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उसको क्या है ट्रांसफर्ड कर दिया गया है। फिर देखिए बात करते हैं सक्सेसर्स में ये जो प्रोसेस है इसमें इंश्योर करना है यानी कि ये जो उत्तराधिकार प्रक्रिया है जो प्रोसेस है हमारा सक्सेशंस का, इसमें ये सुनिश्चित करना है कि जो भी लायबिलिटीज है, प्रॉपर्टी है, असिस्ट है या ऑब्लिगेशंस है उसको क्या करना, उसको उसके रिगार्डिंग में जो संविधान में भी क्या है स्मूथली ट्रांसफर करने के प्रोसेस के बारे में बात रखी गई है किसमें, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेंशन मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने का काम करता है किसके लिए, जो भी ट्रांसफर है गवर्नमेंटल अथॉरिटीज
या हम रिसोर्सेज फॉर्म की बात करते हैं कॉलोनियल, कॉलोनियल का यहाँ पे मतलब है जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल था, या हम बात करते हैं जो प्रिंसली एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो जब न्यू फॉर्म हो रहे थे तो उसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम अंडर में बात करते हैं, जब नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा था तो उसको एक लीगली स्टेब्लिश किया जा रहा था, किसके लिए, यूनियन यानी कि केंद्र और मतलब संघ कह सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट को स्मूथली क्या किया जा रहा था, ट्रांसफर्ड किया जा रहा था। इस तरह अगर हम सक्सेशंस के माध्यम से बात करते हैं तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो असिस्ट थे, या हम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, असिस्ट मतलब जो संपत्ति थे, या हम कानूनी जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तो दोनों ही क्या है उन्हें प्राप्त, यानी कि दोनों ही उन्हें प्राप्त करती है, जिससे कि जो संविधान को अपनाने के बाद जो भी शासन थे यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है निरंतरता, यानी कि एडॉप्शंस, आफ्टर द एडॉप्शंस को क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, सक्सेशंस में देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं स्ट्रीट लैब्स एंड बोना वैकेंटिया। इसमें अगर बात करते हो एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है हमारे देश के अंदर में वो लीगली पास किया जा रहा था किंग ऑफ इंग्लैंड और रूलर ऑफ इंडिया प्रिंसली स्टेट ड्यू टू स्ट्रीट यानी कि डेथ विदाउट अ विल और हियर्स लैप्स लॉस ऑफ राइट्स ड्यू टू नेग्लेक्ट और फेलियर टू फॉलो प्रोसीड्यूर्स और ब्योना वेकेंट। यहाँ पे मतलब इसकी मीनिंग दी गई है, मतलब कि अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। अगर बात करते हो बोना वेकेंट मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे कोई क्लेम नहीं किया जा सकता, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा किसके, स्टेट इफ लोकेटेड विद इन द बाउंड्रीज। मतलब ये समझिए कि भारत की कोई भी संपत्ति जो कानूनी तौर पे इंग्लैंड के राजा या किसी भी भारतीय रियासत प्रिंसली स्टेट के शासकों को राजद्रोह, हाँ मतलब वही कह सकते हैं चीट मतलब राजद्रोह या भाग जाना, बिना स्वायत्तता या उत्तराधिकारी की मृत्यु, या हम बात करते हैं जो लैप्स है मतलब जिन्होंने अपने अधिकार को क्या है खो दिया है, या हम बात करते हैं बोना वेकेंट यानी कि जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है अब उस पर क्या होगा, राज्य को हस्तांतरित मतलब स्टेट के पास वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट विद इन एनी स्टेट्स जुरिडिक्शंस इट वाज इन द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब यदि कोई संपत्ति किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो किसके हाथ में चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वो चला जाएगा। फिर बात करते हैं कि जो भी राजद्रोह मतलब स्ट्रीट है, या हम बात करते स्ट्रीट की वजह से जो हम बात करते हैं चूंकि वास्तविक जो रियासत है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रीट लैब्स ब्योना वेकेंट में है जहाँ कोई सही मालिक या दावेदारी नहीं है, तो वो संपत्ति संचालित रूप से किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। फिर देखिए इसमें ये भी प्रावधान किया गया है, प्रोविजन इंश्योर किया गया है कि जो अनक्लेम्ड है या जो ऑनरलेस प्रॉपर्टी है जो कि इज नॉट लेफ्ट इन लेमो, मतलब कि ये समझिए कि जो भी प्रोविजन है इंश्योर जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है कि हम बात करते हैं जो लावासिक या मतलब जिसका कोई ऑनर नहीं होता है, लावासिक मतलब आप समझ सकते हैं, या हम बात करते हैं जो जिसका कोई ऑनर नहीं होता उसके को क्या है अगर उधार में नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि इसका उपयोग सरकार मतलब जो भी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उसको क्या है पब्लिक बेनिफिट के लिए उस पर क्या करेगा गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो सरकार के अंडर में गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल होगा। फिर देखिए ऐसी संपत्ति जो उनके स्थान के आधार पर राज्य या हम मतलब स्टेट या यूनियन के निहित करके सरकारी कानूनी ढांचे या सार्वजनिक हित के अनुसार इससे क्या है प्रबंधन का उपयोग की जिम्मेदारी इसमें लेती है। आप देख सकते हैं इसमें मतलब ये किस पे चला जाएगा, यूनियन या स्टेट पे डिपेंड करता है उसकी लोकेशंस के बेसिस पे। अब बात करते हैं किस बारे में, सी वेल्थ। सी वेल्थ का मतलब आप समझ सकते हैं जो समुद्री धन होते हैं, मतलब जो ओशियन के साइड है, जैसे कि हमारी कंट्री क्या है एक पेनिसुलर कंट्री है। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न के साइड बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, साउथ के साइड इंडियन ओशियन और वेस्ट के साइड अरेबियन सी मिल जाएगा। मतलब हमारी कंट्री की जो बॉर्डर है वो तीन साइड कहाँ से, वाटर के साइड से घिरी हुई है। अगर बात करते हैं जो भी हमारी जितने भी जो लैंड्स हैं, मिनरल्स हैं या हम वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज है सिचुएटेड कहाँ है, वाटर के, या हम ओशंस की बात करते हैं या हम वो किस बात करते हैं विद इन किसके अंदर में आएगा, इंडियन टेरिटोरियल वाटर
के अंदर में आएगा। यानी कि आप ये समझिए कि भारत के क्षेत्र में जितने भी जल हैं, मतलब वाटर है, महाद्वीप है, सेल्फ या हम विशेष क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर जो समुद्र के जो पानी के नीचे स्थित जो भूमि है, खनिज और जो मूल्यवान है, वो किसके अंदर में रहेगा? संसाधन यूनियन के अंडर में, वो यूनियन को ही बिलोंग करेगा। मतलब आप समझिए उस पर सीधा सेंट्रल का कंट्रोल रहेगा। इसलिए अगर हम समुद्र के निकट स्थित जो भी राज्य है इन संसाधनों पर अधिकार क्षेत्र उस पर नहीं रहता, वो किसके अंदर में रहता है? यूनियन। यूनियन का मतलब सीधा सीधी जहां आ रहा है आप समझिए कि वो सेंट्रल के अंडर में आ रहा है। इंडियन टेरिटोरियल वाटर स्पेन जो डिस्टेंस की बात करते हैं वो आपको कितना देखने को मिलेगा? 12 समुद्री मील आपको देखने को, 12 समुद्री मील तक दूरी फैली हुई है। वहीं पे अगर बात करते हैं इसी तरीके से भारत की जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जिसके समुद्री तट में कितना 200 जो समुद्री मील तक वो क्या है? फैला हुआ है। फिर देखिए बात करते हैं जो कंपलसरी इक्वाइजेशंस है बाय कानून के द्वारा, बाय लॉ के द्वारा, उसमें अगर बात करते हैं बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास अथॉरिटी है कि वो इनेक्ट कर सकते हैं, लॉ अलाउइंग कर सकते हैं फॉर किसके लिए? कंपलसरी इक्वाइजेशंस। और अगर बात करते हैं किसके लिए? रिक्वेस्टेशनिंग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है बाय द गवर्नमेंटल प्रॉपर्टीज, मतलब संसद और जो स्टेट लेजिस्लेचर है दोनों के पास सरकारी निकायों के द्वारा निजी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अनिवार्य अधिग्रहण और अधिग्रहण की अनुमति देने वाले कानून बनाने का अधिकार उनके पास है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं जो कि 1978 में किया गया था। इसमें जो एलिमिनेट था या हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी जो प्रोवाइड कराई गई थी कंपेंसेशंस इन द मोस्ट केसेस ऑफ प्रॉपर्टी इक्वाइजेशंस, तो उसको क्या कर दिया गया था? एलिमिनेट कर दिया गया था। एक्सपेक्ट फॉर अगर हम टू स्पेसिफिक सिनेरियोज की बात करते हैं, जैसे पहला व्हेन द गवर्नमेंट एक्वायर्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि यानी कि जब सरकार किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक स्थान से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण करती है तब। दूसरा कि जब सरकार किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत खेती के तहत रखी गई भूमि का अधिग्रहण करती है और भूमि के वैधानिक सीमा तक क्या है अंतर्गत आती है। तो इन दो कंडीशंस में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट था प्रोवाइड कंपनसेशंस इन द मोस्ट केस जो प्रॉपर्टी इक्वाइजेशंस था उसके रिगार्डिंग में दो स्पेसिफिक सिनेरियो रखी गई थी जिसको एलिमिनेट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। फिर देखिए इक्वाइजेशंस अंडर अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं यानी कि कार्यकारी शक्ति के जो अधिग्रहण किया जाता है तो यूनियन और स्टेट क्या कर सकता है? एक्वायर कर सकता है, होल्ड और डिस्पोज जो भी प्रॉपर्टी अंडर द एक्सरसाइजेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर के तहत। फिर हम बात करते हैं फर्दर यानी कि इसके अलावा जो यूनियन है या स्टेट है अपने कार्यकारी शक्ति किसी भी व्यापार या हम व्यवसाय के को भीतर और अन्य राज्यों में भी क्या है चलाने तक क्या है फैली हुई है। ये आपको देखने को मिलेगा एक्वाइजेशंस अंडर जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है। फिर देखिए इस अमेंडमेंट की बात करते हैं ये जो संशोधन किया गया था इसमें क्या बात रखी गई थी कि जो भी अगर हम बात करते जो हमारा क्या था जो संपत्ति अधिग्रहण है यानी कि जो प्रॉपर्टी इक्वाइजेशंस है इसके तहत नियंत्रण करने वाली जो भी कानून है या कानूनी ढांचे में एक क्या है महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए थे जो क्या है आपदा यानी कि जो भी डिजास्टर्स के टाइम पे या आपदाओं की अनुमति देता है यानी कि किसके बारे में बात करते हैं तो किसके बारे में परमिशन देने की बात करता है कि जो भी आपदाओं की अनुमति देता है जहां संवैधानिक प्रावधान के तहत मुआवजा अनिवार्य हो जाता है, कंपनसेशन क्या है कंपलसरी हो जाती है। वहीं पे अगर बात करते हैं इस अमेंडमेंट की बात करते हैं ये इंपावर करता है जो भी गवर्नमेंट एक्वायर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है फॉर किसके लिए पब्लिक यूजेस के लिए हम बात करते हैं वेलफेयर के लिए विदाउट एनी रिक्वायरमेंट कंपनसेशन द प्रॉपर्टी ऑनर इन एनी इंस्टेंस देयर बाय स्ट्रीमलिंग द प्रोसेस ऑफ लैंड इक्वाइजेशन फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। मतलब कि अगर हम बात करते हैं जो संशोधन सरकार को यानी कि जो अमेंडमेंट यहाँ पे हम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो संशोधन है अमेंडमेंट है वो सरकार को कई मामलों में संपत्ति के मालिक को मुआवजा देने के लिए क्या है आवश्यकता के बिना सार्वजनिक उपयोग या हम कल्याण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है जिससे कि विकासात्मक जो भी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है। फिर देखिए बात करते हैं हालांकि यह सब सुनिश्चित करने के लिए जो भी सुरक्षा उपाय
भी पेश करता है कि वैधानिक सीमा के भीतर ही भूमि रखने वाले जो भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है या व्यक्ति के हित के लिए रक्षा के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में मुआवजा भी क्या करता है, प्रदान किया जाता है। तो इसी किसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा, इक्वाइजेशंस अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर के रिगार्डिंग में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कस, जिसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस की, बाकी के जो टॉपिक बच गए उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, राइट्स एंड लायबिलिटीज जो थे गवर्नमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 294 से 300 पूरा आर्टिकल किसके बारे में क्या मेंशन है, इसको हम एक बार लास्ट में रिकॉल कर लेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। जैसे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 294, वो किसके बारे में बात करता है, सक्सेशंस टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट, लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 295 किसके बारे में बात करता है, सक्सेशंस टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट, लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन अदर केस। आर्टिकल 296 किसके बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी एक्वायरिंग बाय द स्टेट और लैप्स और अ बोना वैकेंटिया। आर्टिकल 297 किसके बारे में बात करता है, थिंग्स ऑफ वैल्यू विथ टेरिtorial water or continental self and resources of the exclusive economic zone to vast in the union। आर्टिकल 298 किसके बारे में बात करता है, पावर टू कैरी ऑन ट्रेड एक्सेट्रा। आर्टिकल 299 किसके बारे में बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्टिकल 300 किसके बारे में बात करता है, स्वीट्स और प्रोसीडिंग। और आर्टिकल 361 किसके बारे में बात करता है, प्रोटेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के बारे में। कुछ आर्टिकल्स हैं, इसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने बस एक ओवरव्यू बता दिया था। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।